पूरा हॉल खचाखच लोगों से भरा पड़ा था। बच्चे बूढ़े जवान सब स्टेज की तरफ देख रहे थे और वो जिसकी बर्थडे थी वो मगन सा होकर उसे देख रहा था जिसे इसकी पुरजोर फरमाइश पर मद्दू किया गया था। स्टेज की दाहिनी साइड पर एक म्यूजिक बैंड के बीचों बीच वो एक ऊंची कुर्सी पर बैठी थी। ब्लू खुली जीन्स पर सफेद टी शर्ट और टी शर्ट पर सुर्ख रंग की बटनों वाली शर्ट जो कि आगे से खुली थी और उसकी स्लीव्स इसने फोल्ड की हुई थी। हाथ की दाहिनी कलाई पर मुख्तलिफ रंगों के बैंड्स बंधे हुए थे और बाएं कलाई पर घड़ी पतली पतली उंगलियां किसी भी अंगूठी के बगैर सफेदी माइल चमक रही थी। लंबे बालों की फ्रंट चुटियां बनी हुई थी जो कि दाहिने कंधे पर रखकर आगे की तरफ की थी। कानों के आस पास बहुत सी लटें चुटियां से निकलकर छोड़ रही थी। कानों में 3 सुराख थे जिनमें छोटे छोटे चांदी के स्ट्रेट आवीजा थे। लिबास ऐसा था कि वो उस खुले ढुले लिबास में छली लग रही या फिर यूं कहा जा सकता हड्डियों का ढांचा। रंग सफेदी माइल था, इतना सफेदी माइल में साफ दिखाई देती थी कि हरी हरी नसें गर्दन और हाथों पर थी और बड़ी बड़ी आंखों पर मोटा सा चश्मा जो इतना ढीला हो चुका था कि बार पर नाक पर आ जाता था। वो हर बार माथे पर बल लाती उसे पीछे धकेलती थी जबकि ऐसा करने पर धुंधलाहट और बेजारी चेहरे पर वाज़ेह दिखाई देती थी। वो एक गिटार आर्टिस्ट थी या फिर यूं कहा जा सकता था कि गिटार की धुनें इसकी उंगलियों के मोहताज थी। इन उंगलियों को इतना कमाल हासिल था अपने फन पर वो जादू कर देती थी। धुनों और धुनें सुनने वाले की समातों को जकड़ लेती थी। इस वक्त तो अपनी क्लास के सबसे अमीर स्टूडेंट की बर्थडे पर मौजूद थी। बच्चा अपनी टीचर की म्यूजिक के शहर में इस कदर जकड़ा हुआ था किसी कोई और भाता ही नहीं था। वो की सालगिरह की खसूसी मेहमान थी। इस वक्त भी वो एक इंग्लिश सॉन्ग की धुन बजा रही थी। आंखें बंद किए एक अलग जहान वो अपने साथ सुनने वालों को भी इसी जहान की सैर करवा रही थी। सब एक राहत बख्श लम्हे में कैद थे कि अचानक उंगलियां रुक गई। धुन खत्म हुई। हॉल तालियों से गूंज उठा। हर कोई इसके फन की दाद दे रहा था उसे। वो कुर्सी से उठी, गिटार को गर्दन से निकाला, पेट पर हाथ रखकर सर को झुका दिया, दांत को वसूल कर अपनी क्रॉस बॉडी गले में लटकाई, गिटार को इस कवर में पैक किया और चश्मे को नाक पर ठीक करते स्टेज से उतरे थे। वेल्डन कालिया, यू हैव मार्वलस टैलेंट, बच्चे की माँ ने इसके करीब आते उसे सराहते हुए कहा था। थैंक यू मिसेस एसन, ये आपका हुस्न समात है। इसने होठों को मुस्कान में ढाला था और तोरी का और दाएं गाल का डिंपल उभर कर नुमाया हुए थे। बस अब तुम हनी को भी ऐसा ही गिटार सिखा दो, वो बहुत पसंद करता है तुम्हारे टैलेंट को और इससे कहीं ज्यादा तुम्हें। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। जीजी पूरी कोशिश करूंगी, वो बस मुस्कुराई थी। राज की बात बताओ, अगर वो बड़ा होता तो तुम दोनों की शादी कर देती, उन्होंने इसके कान के पास झुकते कहा था। और वो बस फीका सा मुस्कुराई थी। शादी इस लफ्ज का सुनकर इसका दिल वीरान हुआ था। खैर, खाना खाकर जाना और तुम्हारा चेक तुम्हें मैं सुबह मिल जाएगा, या चाहो तो अभी। नहीं नहीं, इससे मेरी तरफ से गिफ्ट था हनी का, जो कि बिला मुआवजा है। प्लीज, मैं इसके शाया निशान को गिफ्ट नहीं ला सकी, मगर ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट था इसके लिए, इसने इनकी बात काटते हुए कहा था। वेल, मैं क्या कह सकती हूँ। खैर, तुम रिफ्रेशमेंट लो, मैं मेहमानों को देख। वो उसके खुलूस को ठुकराना नहीं चाहती थी, इसलिए इसका कंधा थपक कर वो आगे बढ़ गई थी और वो सर को जंबिश देती मोबाइल जेब से निकाल चुकी थी। फिर मोबाइल निकाल कर नंबर डायल किया था। बेल जा रही थी। हेलो मुफाता, बाबा घर आ गए? इसने पूछा। नहीं गालिया, चाचू तो नहीं आए, तुम कब तक आओगी? दूसरी तरफ से पूछा गया था। मैं बस 15 मिनट तक आ रही हूँ, कहते इसने फोन बंद किया था। फिर अपना गिटार कांधे पर डालकर इसने बाहर की तरफ निकलने के लिए कदम बढ़ाए थे। वो हनी से मिलकर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि इससे मिलती तो वो उसे खाने के लिए रोक लेता और उसके पास टाइम नहीं था। घड़ी पर टाइम देखती वो आगे की तरफ बढ़ी थी कि सामने से आते वेटर से जोर से टकराए थे। इसके हाथ में पकड़ा ग्लास छलका था और कुछ जूस इसके ऊपर गिर गया था, मगर इसने ग्लास नीचे गिरने से बचा लिया और खुद पकड़कर इस ग्लास को दोबारा से ट्रे में रखा था। मैम, आई एम सॉरी, वो मुझे पता नहीं चला कि आप सामने से। नहीं नहीं, इट्स ओके, इसने कहते इसको शर्मिंदा होने से बचाया था। अब वो इस गरीब को डांटती और वो बेचारा अपने मालिकों के हाथों जलील होता और शायद आज रात की इसकी तनख्वाह में से पैसे भी काट लिए जाते। इसलिए वो उसको शर्मिंदा ना करते हुए आगे बढ़ी थी और लॉन से होते एहसन विला के सामने खड़ी हुई थी जहाँ एक भारी सिक्योरिटी मौजूद थी। दाहिने दरवाजे के पास 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। वो मेरे कपड़ों पर जूस गिर गया तो मुझे वो जूस साफ करना है। एक्चुअली मुझे वॉशरूम यूज करना है, कालिया ने हिचकिचाते हुए कहा। अपना इनविटेशन कार्ड दिखाएं, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था। मगर मेरे पास तो इनविटेशन कार्ड नहीं है असल में। क्या हुआ कालिया, यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? मिसेस एसन ने इसकी तरफ आते हुए कहा था। वो मैम, मैं निकलने वाली थी तो गलती से मुझसे मेरे कपड़ों पर जूस गिर गया। बस वॉशरूम जाना था और ये मुझसे मेरा इनविटेशन कार्ड मांग रहे थे जो कि मुझे हनी ने दिया ही नहीं था। तो इट्स ओके गालिया, तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। ये हमारे घर की ही फर्द है, आप उन्हें ना रोकें। तुम आओ गालिया मेरे साथ, मिसेस एसन ने आगे बढ़ते हुए कहा। मगर मैम, सर ने कहा है कि किसी को भी बगैर चेकिंग के नहीं जाने दिया जाए, इनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था। मैंने कहा ना कि आने दो, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? जब कोई बात होगी तो मैं खुद तुम्हारे सर से बात कर लूंगी। आप हटो रास्ते से, वो उन्हें पीछे करती गालिया का हाथ पकड़ती उसे अपने साथ लिए अंदर की तरफ बढ़ी थी और वो उनके पीछे पीछे चल रही थी। आह, जाओ, ये मेरा रूम है।
तुम ऐसा करो, वॉशरूम इस्तेमाल करो और फिर बाहर आ जाना, ठीक है? वो उसको कहती खुद अलमारी की तरफ बढ़ गई थी। गालिया, गाली, कहाँ हो तुम? फजल अहमद अपने घर में घुसते ही इसको जोर जोर से आवाजें देना शुरू कर दी थी। चाचू, गालिया घर पर नहीं, वो हनान के बर्थडे इवेंट पर गई है, इसने सुबह आपसे बात की तो थी, तो मैंने उसे मना किया था। न जाने से फिर इसको मेरी बात समझ क्यों नहीं है, उन्होंने गजबनाक तेवर लिए लेते हुए कहा। चाचू, वो बच्चा बहुत प्यार करता है गालिया से, उसे ऐसे कैसे मना कर सकती थी? इसका खुलूस खुलूस मोहब्बत प्यार ये सब नहीं चलता आजकल। आजकल सिर्फ पैसा बोलता है, और पैसे से बढ़कर कोई नशा नहीं है। आपने 2 घंटे बगैर किसी मुआवजे के लगाकर आएगी, वो तो मेरा क्या होगा? मैंने 50 लाख उधार लिया हुआ है, और आज तो 1 लाख और कर्जा मेरे सर पर चढ़ गया है। वो कौन उतारेगा? अगर यूं ही हातम ताई की कब्र पर लात मारती रही तो? उन्होंने करख्त लहजे में कहते टेबल पर पड़ा गिलास उठाकर जमीन पर पटका था। तो किसने कहा है आपको कि जुआ खेले? आपको क्यों शर्मिंदगी नहीं होती अपने किए पर? बचपन से लेकर अब तक वो आपके कर्ज ही तो उतारती आ रही है। सुबह से उठकर निकलती है, रात गए तक घर आती, और आते ही इसको पानी नसीब नहीं होता और आप इससे ये पूछने लगते हैं कि कितने पैसे कमाए, और इससे इसकी पूरे दिन की जमा पूंजी ले लेते हैं, जैसे कोई दिहाड़ीदार मजदूर हो। मुफाते आप फट चुके थे, बहुत जबान चलने लगी है ना तेरी, और ये सब इस गालिया की ढील का नतीजा है। मेरे टुकड़ों पर पलकर मेरे सामने जबान चला रही, भूल गई 2 साल की थी जब तेरा बाप मर गया था, और तेरी माँ तुझे मेरी बीवी की झोली में डालकर अय्याशी करने चली गई थी। मेरी बीवी ने और गालिया ने तुझे इतना बड़ा किया ताकि तुम मुझ पर भौंके। फजल अहमद ने इसके बाल पकड़कर उसे खींचते हुए कहा। नहीं चाचू, इसमें फिर भी आपका कोई अमल दखल नहीं है। मुझे चाची ने पाला और गालिया ने इस काबिल किया, आप तो तब भी मुझे कुछ नहीं समझते थे, और आज भी मुझे बोझ ही समझते हैं। याद है ना चची, जिस दिन इस दुनिया से गई थी, इसी दिन आपने मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया था कि चली जा, जा तेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। इस दिन भी मुझे गालिया ने अपनी बाहों में भर के जमाने की सर्द गरम से बचाकर छुपा कर रखा था। फिर भी आप कहते हैं कि मैं इसके हक में आवाज न उठाऊं। काश मेरे बस में होता तो आपको जेल करवा देती, मगर मुझे गालिया का मुंह मारता है, वरना। वो अपने बाल छुड़वाती चीखती हुई इनको पीछे करती कमरे में बंद हो गए थे। हाँ तो बेटी है मेरी, इससे जो चाहे मर्जी करवाऊं, तुम कौन होती मुझे रोकने वाली? मुफ्त की रोटियां तोड़ती है घर में बैठकर, और मेरी बेटी का ढेरों पैसा तेरी पढ़ाइयों पर और यूनिवर्सिटी की अय्याशियों पर जाया होता। क्या करता हूँ? सट्टा ही तो लगाता हूँ, नशा नहीं करता। ना कोई नशा तो नहीं करता ना कोई। जिस दिन जीत गया ना, इस दिन ऐश करवाऊंगा अपनी बेटी को, सिर्फ अपनी बेटी को, तुझे नहीं। वो चारपाई पर लेटते आंखें मूंदते बड़बड़ाने लगा था। रोज की तरह आज भी एक जंग दोनों के दरमियान हुई थी, जिसका अख्ताम यही होता था कि मुफातह कमरे में बंद हो जाती थी और वो बाहर चीखते चीखते और उसको कोसते देते सो जाते वो, तब जब कालिया घर न होती थी। कब आखिर कब मुश्किलें खत्म होंगी हमारी? क्यों नहीं आप चाचू को सीधी राह दिखाते? या अल्लाह पाक, कि आप नहीं जानते गालिया की आजमाइशों के बारे में? क्यों बेटियों के ही ऐसे नसीब लिखते हैं आप? क्यों ऐसा बोझ हम पर डालते हैं आप? चले, मैं तो बचपन से ही यतीम थी, मेरे साथ तो जो होना था हुआ, मगर बाबा को छीन कर आपने मुझे तोहफे में चची और गालिया को दिया। फिर चची को लेकर गालिया को और मेरे करीब कर दिया, मगर वो तो बाप के होते हुए भी यतीमी वाली जिंदगी गुजार रही है। क्यों आप नामुमकिन को मुमकिन नहीं करते? क्यों हिदायत नहीं देते चाचू को? प्लीज या अल्लाह पाक, अगर मेरी और गालिया की कोई एक नेकी भी आपको पसंद आए तो उसकी नेकी के सदके चाचू के दिल को बदल दे। इसने बेड पर औंधे मुंह गिरते चिट्ठियों से रोते दुआ की थी, एक वही तो थी जिसके लिए इसकी सारी दुआएं थी। एयरपोर्ट खचाखच लोगों से भरा पड़ा था, फ्लाइट थाईलैंड टेक ओवर कर चुकी थी। वो अपना सारा सामान उठाता एग्जिट की तरफ आ रहा था। ब्लैक ड्रेस, पैंट पर सफेद शर्ट जिसके स्लीव फोल्ड थे, ब्लैक कोट बाजू पर पड़ा था, और इसी हाथ से इसने हैंड कैरी को पकड़ा हुआ था। रबसी हुली में चेहरे पर अजीब सी थकन और बेजारी थी। हवें घनी थी, रंग गंदुमी था, और माथे पर घने बालों की लटें बार बार आकर गिरती, जिन्हें वो हाथों की उंगलियों से पीछे करता। दूर से ही इसकी पर्सनालिटी किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी, बुरी तरह से। चाल में एक अलग सोभरपन था, अलगर्ज वो अपना हर लिहाज से परफेक्ट था। बाहर निकलते ही सामने की बावर्दी ड्राइवर को हाथ बांधे खड़े देखा तो वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला और सामान गाड़ी में रखा और ड्राइविंग सीट संभाली। क्यों तेरी रूह को सुकून नहीं आता मेरे बगैर? फोन पर होती रिंग ने इसके लबों को मुस्कुराहट में डाला था, और इसने फोन उठाते ही कहा था, बकवास बंद कर और ये बता, सुकून मिल गया तुझे? दूसरी तरफ से भी लिहाज नहीं रखा गया था। सुकून इतनी आसानी से नहीं मिलता जब अंदर जल रहा हो, और जिस दिन मुझे सुकून मिलेगा इस दिन शायद तेरी ईद होगी। इसका लहजा धीमा था। देख अशल, तू क्यों बिला वजह उसको दिमाग पर सवार कर? यार मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत लंबी फ्लाइट थी, घर पहुंचने वाला हूँ, तुझसे बाद में बात करता हूँ। उसने इसका मजीद कोई लेक्चर सुने बगैर फोन काट दिया था। मगर अशल मेरी बात तो सुन। देखा, मजीद कुछ भी ऐसा मत करना कि हेलो हेलो कुत्ता कहीं का बंद कर गया। अरबत ने गुस्से से फोन को घूरते मोबाइल पर बेड पर पटका था, अलमारी की तरफ बढ़ा। होता ना कोई और तेरी जगह जो। अरबत गाजी के मुंह पर इसका फोन बंद करता।
تو اس کی ٹانگیں توڑوا کر اسے کسی گہری ندی میں بہا دیتا، مگر تو منحوس، تیری وجہ سے خون کے گھونٹ پیتا ہوں میں۔ بڑبڑاتے اس نے الماری کا دروازہ بند کیا تھا، ہاتھ میں شارٹس تھی۔ اشل پر 100 لعنتیں بھیجنے کے بعد انٹرکام اٹھا کر دودھ لانے کا کہا تھا ملازمہ کو، اور خود نہانے کے لیے واش روم گھسا تھا۔ وہ تقریباً 6 سال بعد اس گھر میں آیا تھا۔ دروازہ کھولتے اس کے نتنوں سے ایک مانوس سی خوشبو ٹکرائی تھی، ایسی خوشبو جو اس گھر کی دیواروں میں رس بس چکے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا اندر آ رہا تھا، ڈرائیور کے اس کے پیچھے سے نکل کر اس کا سامان اس کے کمرے میں رکھ چکا تھا۔ خانسامہ ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر کھڑے تھے اس کے سامنے۔ سارے منظر آہستہ آہستہ اس کے ذہن کے پردوں میں چکمکانے لگے تھے۔ اشل چائے پڑی ہے؟ اشل مجھے تنگ مت کرو، اشل اشل اشل۔ اس کے قدم کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، کوئی بےقراری سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی خوشبو نے اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا تھا، جیسے کوئی اس کے ساتھ بری طرح سے لپٹ گیا۔ گردن پر بندھی ٹائی کو اس نے انگلی سے ڈھیلا کیا تھا۔ گلے میں کہیں دور ایک سسکی نے دم توڑا تھا، وہ پھلکیں گیلی ہوئی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا تھا، دوسری آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گرا تھا۔ اشل سفیر رو رہا تھا، کتنی سسکیاں ٹوٹ کر گلے میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ آج اسے شدت سے یاد آ رہی تھی، آج اس نے شدت سے اس خوشبو کو اپنے اندر کھینچا تھا۔ وہ بے جان ہو کر بیڈ پر گر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جب بھی یہاں آئے گا یوں ہی ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ کمرہ جیسے 6 سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی تھا۔ اس نے تکیے پر سر رکھا تھا اور اس میں اپنی ناک گھسا کر سانس لی تھی۔ اس کی سانسوں میں خوشبو سرایت کر رہی تھی، اسے سکون مل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا، وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اشل اپنے بابا کو تنگ مت کیا کرو، تمہارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے بلا وجہ کسی سے، بھلا باپ اور بیٹے کا بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سلجھو انداز میں اسے سمجھا رہی تھی۔ اشل کو یہ سب سوچ کر یاد کر کے سکون مل رہا تھا۔ وہ ایک گہرا انسان تھا، اور وہ جو انسان گہرا ہوتا ہے وہ قبر کے مانند ہوتا ہے، اور راز تو گہری قبروں میں ہی مدفون ہوتے ہیں۔ ذہن کے پردوں میں چلملاتی یادیں اور مانوس خوشبو اسے نیند کی وادیوں میں لے گئی تھی، اور رات کے آخری پہر تھائی لینڈ کی فضاؤں میں ہوا کے سنگ اس کی بھری سرد سانسی کمرے کی خاموشی کو چابک کی طرح توڑ رہی تھی۔ ایسا نہیں کہ میں کوئی گہرا راز ہوں، ایسا بھی نہیں کہ ہر کوئی مجھے سمجھ لے۔ اس نے اپنا بیگ اور کراس باڈی اتار کر بیڈ پر رکھی تھی، اور پھر واش روم گھسی تھی، پانی اور ٹیشو سے شرٹ پر لگے داغوں کو اچھے طریقے سے صاف کیا تھا۔ پھر ایک تو پانی کے چھینٹے منہ پر مار کر ٹیشو سے منہ صاف کیا تھا، اور پھر اس ٹیشو کو ڈسٹ بین میں پھینکا تھا۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا تھا، 11:30 ہونے والے تھے۔ او گاڈ، بابا گھر آنے والے ہوں گے، پھر مفاد اور بابا کی ناختم ہونے والی جنگ شروع ہو جائے گی، مگر اس سے پہلے مجھے گھر پہنچنا ہے ہر حال میں۔ اس نے کہتے ہوئے جلدی سے دروازہ کھولا تھا، پھر صوفے پر رکھا اپنا کراس باڈی اور گٹار بیگ پہنا تھا اور باہر کی طرف پڑی تھی، مگر دروازہ کھولنے سے پہلے اس کے پاؤں کسی چیز کے ساتھ پوری طرح الجھے تھے۔ ہاں چلو جلدی، اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لے، جلدی کرو۔ دو لڑکوں کو اس نے دروازے کے سامنے سے گزرتے دیکھا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ زیادہ تو کچھ دیکھ نہیں سکی، مگر دائیں طرف والے لڑکے کے ہاتھ پر اس کی نظر ٹہر کر پلٹی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی صرف 4 انگلیاں تھیں، اور نظر وہاں سے ہوتی نیچے رکی تھی جہاں مسز احسن نیچے بیٹھ کر اس نے انہیں جھنجھوڑا، جن کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، ہونٹ نیلے ہو رہے تھے، اور جسم ٹھنڈا برف بن چکا تھا۔ مسز احسن، کیا ہوا آپ کو؟ پلیز آنکھیں کھولے۔ عالیہ نے ان کو سر سے پکڑ کر ہلایا تھا، مگر ان کی گردن ایک سائڈ پر ڈھلک چکی تھی۔ اس نے کلائی پکڑ کر چیک کی تھی، اور پھر اس نے جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا تھا۔ خوف سے اس کا جسم جھنجھنا اٹھا تھا، اور دل بے دھڑک دھڑکنے لگا تھا۔ رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ ہانیہ کہاں ہو یار، آ بھی چکو، ہنی نے کیک کاٹنا ہے، کہاں ہو؟ احسن اسے آوازیں دیتا آگے بڑھا تھا، اور وہ قدم زنجیر ہوئے تھے ہانیہ کو نیچے گرا کر دیکھ کر، مگر پھر پھرتی سے آگے بڑھے تھے۔ ہانیہ کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو ہانیہ، مگر وہاں مردہ جسم پڑا تھا، جس میں کوئی حصہ حرکت نہ تھی۔ سیکیورٹی گارڈ سیکیورٹی عالیہ کی طرف دیکھ کر پوچھتے احسن نے سیکیورٹی کو آواز دی تھی۔ ماما مجھے کچھ نہیں پتا، میں جب یہاں آئی تو یہ ایسے ماما میں نے کچھ نہیں کیا، غالیہ نے دور ہوتے ہوئے کہا۔ ہانیہ آپی کیا ہوا آپی کو؟ عالم نے آگے بڑھتے کہا تھا۔ ماما 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 حنانہ بھی ماں کے پاس بیٹھ کر آوازیں دینے لگا تھا۔ ڈرائیور گاڑی نکالو، احسن نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں احسن بھائی ہسپتال جانے کا، عالم نے جھکے سر کے ساتھ کہا تھا۔ غالیہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ نہیں میری ماما کو کچھ نہیں ہو سکتا، عالم مامو پلیز ماما کو اٹھائیں، حنان نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ احسن سائڈ پر ہٹو، مجھے دیکھنے دو، ارحم نے کہا تھا، جو کہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ احسن کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ زہر دیا گیا ہے، وہ بھی اس قدر زہریلا جس نے 4 منٹ کے اندر ان کا اندر اپنا اثر دکھایا ہے، شی از نو مور۔ ارحم نے گردن تعصب سے ہلاتے افسوس سے کہا تھا۔ نہیں ماما، حنان نے چیخ کر کہا تھا، خوشی کا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا۔
10 منٹ کے اندر اندر پولیس آ چکی تھی، مہمانوں کو بھجوا دیا گیا تھا۔ غالیہ ویسے ہی لاش کے پاس بیٹھی تھی۔ حنان نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ تم نے مارا ہے نا میری ماں کو؟ میری بہن کو بتاؤ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ عالم نے غالیہ کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہا تھا۔ نہیں میں نے نہیں، ریلیکس مسٹر عالم، ہم تفتیش کر رہے ہیں نا، ابھی سب پتہ چل جائے گا، پولیس افسر نے کہا تھا۔ احسن تو ٹکٹی کی باندھے ہانیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ فورینسک لیب والے بھی وہاں ہی موجود تھے، انہیں پینے کی کسی چیز میں زہر ڈال کر دیا گیا ہے، فرانسک ڈاکٹر نے کہا تھا۔ سر میں نے دیکھا تھا ویٹرنگ کا عملہ اور کچھ ملازم ابھی بھی وہاں موجود تھے، جس سے پولیس والے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک ویٹر آگے بڑھا تھا اور بولا تھا۔ احسن اور عالم دونوں اس ویٹر کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ پولیس آفیسر بھی چوکنا ہوا تھا۔ سر میں جب میم کے پاس سے گزرا تھا تو یہ لڑکی میم کو گلاس دے رہی تھی جوس کا، اور گزرتے ہوئے میں ان سے ٹکرا گیا تھا اور تھوڑا سا جوس ان کے کپڑوں پر بھی گرا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے پوری طرح ڈانٹا اور میم نے اس سے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، لاؤ جو بچا ہے میں وہی پی لیتی ہوں، اور پھر میم نے کہا کہ چلو تمہیں واش روم لے کر جاؤں، تم اپنے کپڑے صاف کر لینا، اور پھر یہ میم کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ جی سر، پہلے یہ اکیلی آئی تھی، پھر پیچھے سے میڈم بھی آ گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ تم مت روکو اسے، یہ ہمارے گھر کا فرد ہے، اور وہ انہیں لے کر اندر آ گئی۔ ان کے پاس انویٹیشن کارڈ بھی نہیں تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے ویٹر کی بات کے بعد اپنی بات کہی تھی۔ خالی نے حیرت سے ویٹر کو دیکھا تھا، جسے اسے کچھ سمجھ نہ آئی وہ کیا کہہ رہا۔ نہیں یہ جھوٹ۔ ابھی وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ عالم نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اسے مارا تھا کہ وہ لہرا کے نیچے گری تھی اور اس کے ناک سے خون نکلا۔ اس نے بے یقینی سے اپنی گال پر ہاتھ رکھا تھا، گال پر انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ مسٹر عالم، آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے جب تک کچھ واضح نہیں ہو جاتا۔ ہمیں وہ گلاس لا کر دے سکتے ہو جس میں مسز احسن نے جوس پیا تھا؟ پولیس نے ویٹر کو کہا تھا، جو ہاں میں سر ہلا تھا۔ دوسرے آفیسر کے ساتھ اس ٹیبل کی طرف بڑھا تھا جہاں ہانیہ کا تھوڑا سا بچہ جوس پڑا تھا، اور باقی کے فرانسک لیب والے واش روم میں سے ٹیشو اٹھا کر لے آئے تھے۔ ان کی جانچ پڑتال کر رہے تھے، جبکہ ایک لیڈی پولیس نے آگے بڑھ کر قالی کی شرٹ پر جہاں سے وہ گیلی تھی کوئی محلول ڈال کر ایک ٹریکنگ کٹ اس پر رکھی تھی جو منٹوں میں گرین ہوئی تھی۔ اس نے ہیڈ پولیس آفیسر کی طرف دیکھ کر سر اس بات میں ہلا، سر جوس میں زہر ملا، ان کو زہر سے ہی مارا گیا ہے، اور گلاس پر انگلیوں کے نشان بھی موجود ہیں 2 لوگوں کے۔ سر اس لڑکی کی کراس باڈی بیگ سے ڈرگز ملی ہے۔ لیڈی پولیس نے سفید رنگ کے لفافے میز پر رکھتے کہا تھا۔ یو آر انڈر اریسٹ مس غالیہ، پولیس آفیسر نے اس کے سامنے ہتھکڑی لہراتے کہا تھا، اور غالیہ جیسے ہوش میں آئی تھی، اپنے سر اور ناک کے درد کو برداشت کرتے ہوئے اٹھی تھی۔ نہیں پلیز احسن سر، میں نے نہیں مارا میڈم کو، میرا یقین کریے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میں کیوں ماروں گی انہیں، میں تو بس اپنی شٹ اپ، کیا بگاڑا تھا میری بہن نے تمہارا؟ عالم نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ لیڈی پولیس نے اسے ہتھکڑی پہنا کر گھسیٹا تھا، جب ہی حنان مردہ قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ مجھے آپ سے امید نہیں تھی، کتنا پیار کیا میں نے آپ کو، اور آپ نے میری ماما کو ہی مجھ سے چھین لیا۔ کیوں کیا آپ ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میری ماما نے آپ کو؟ کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتے، میں خود دے دیتا آپ کو۔ مجھ سے میری جنت کیوں چھینی آپ نے؟ نہیں جانتا تھا اس معصوم چہرے کی سچائی، جان لیتا تو شاید کبھی بھی یہ سب نہ ہوتا۔ حنان نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے نفرت سے کہا تھا۔ ہنی میری بات سنو پلیز، دیکھو میں نے یہ سب نہیں کیا، ٹرسٹ می۔ میں کیوں کروں گی یہ سب؟ مجھے ٹریپ کیا جا رہا ہے، یہ جھوٹ۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، لے کر دفعہ ہو سے اور اتنی سختی کریں کہ سب کچھ اگل دے۔ نہیں اگلے تو اس سے اگلے دن اس کے گھر والوں کو اٹھا لیں، مجھے اس لڑکی کا اعتراف پر جرم چاہیے، عالم نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا، اور پولیس والے اس کی آہ بکا کو رد کرتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ پلیز احسن سر، آپ تو میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، پلیز۔ وہ چیخ رہی تھی، چشمہ اسے کھینچنے کی وجہ سے نیچے گر گیا تھا، اور اس چشمے پر کسی نے بڑی بے دردی سے پاؤں رکھا تھا۔ احسن نے آخری بار نظر اٹھا کر روتی چیختی چلاتی غالیہ کو دیکھا تھا، جو اب دروازے سے باہر جا چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنی بڑی سازش ہو سکتی تھی، کیا چاہیے تھا اس کو ایسا جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کیا، اور اس نے بے بسی سے حنان کی طرف دیکھا تھا جو ماں کے غم میں نڈھال ہو رہا تھا، کتنے آنسو ٹوٹ کر احسن سفیر کی ہتھیلیوں پر گرے تھے۔ کیوں خود کو اس کے پیچھے ہلکان کر رہی ہو جب تم جانتی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ وفادار نہیں؟ صبا نے تعصب سے کہا تھا۔ دلوں کے سودے سوچ سمجھ کے نہیں کیے جاتے، میں جانتی ہوں وہ تھوڑا دل پھینکے لاؤ بالی ہے، مگر میرا پیار اسے بدل دے گا، مدھیہ نے دور بیٹھے اسد کو نہارتے کہا تھا۔ جال دیکھ رہی ہوں اس کے ارد گرد لڑکیوں کا، اس یونیورسٹی کی بہت سی امیر زادیاں اس کے ساتھ ایک لنچ کو ترستی ہیں، اور وہ اپنی مرضی سب کو گھاس ڈالتا ہے، پھر تمہیں کیوں وہ چاہے گا؟ اب بھی وقت ہے، پیچھے مڑ جاؤ ورنہ پچھتاووں کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا، صبا نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ محبت ہی کیا جس میں پچھتاوا نہ ہو، میں ان سینکڑوں لڑکوں سے بہت الگ ہوں، لڑکیوں سے بہت الگ ہوں، میرا باپ اس ملک کا دوسرا بڑا بزنس ٹائکون ہے، کوئی طاقت ہے مجھے اس سے الگ کر دے، میں اس کے آگے پیچھے
पैसों के ढेर लगा दूंगी, बदले में कुल्फत की नजर ही तो चाहिए। इसने हसरत भरे लहजे में कहा था। मोहब्बत दौलत से खरीदी नहीं जा सकती तो आज हर कोई बेमोल न होता। खैर छोड़ो इस टॉपिक को, चलो सफ़ी के पास चलते हैं, इससे नोट्स ले। आपने फिर जमा भी तो करवाने। सबा ने कहते मधिया को बाजू से पकड़कर खड़ा किया था। क्या अभी वो उठकर चला जाएगा, देखने तो देती। हर वक्त सफ़ी सफ़ी लगाए रखती हूँ। मुझे नहीं इस चांपू की शक्ल देखनी और ना ही इस चापलूसी करनी है, मधिया ने बेजार लहजे में कहा था। जिसे तुम चांपू कहती हो, तुम्हारे सारे नोट्स वही बनाता है। वो ना हो तो तुम पे ये पासिंग मार्क्स लेती हो ना, ये भी ना आते डफर कहेगी। इतनी सोबर पर्सनालिटी तो है इसकी। सबा ने सामने से आते सफ़ी को देखते कहा था। हाँ तो एहसान करता है मुझ पर। लाखों लड़के लाइन में खड़े होते हैं, मगर मैं इसको मुंह लगाती हूँ तो ये मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरी वजह से इसको क्लास का खुशकिस्मत तरीन लड़का समझा जाता है। मधिया ने शोखी पगारते हुए कहा था। ओहो, इतनी तुम मिस वर्ल्ड, सबा ने दांत खिचखिचाते कहा था। बदले में दोनों हंस पड़ी थी। हेलो सफ़ी, सफ़ी कैसे हो, नोट्स बन गए क्या हमारे, मधिया ने पास जाते कहा था। नहीं मिस मधिया, अब से मैं आपके नोट्स नहीं बनाया करूंगा। अब से आप अपना काम खुद करेंगी, कहते इसने सर किताब में दिया था। ओहो, मैंटकी को भी जुकाम होने लगा है। पूछ सकती हूँ इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मधिया के तो 14 तबक रोशन हुए थे इसका खरा जवाब सुनकर। जहां से भी आई, मगर अब मैं आप दोनों के हाथों मजीद इस्तेमाल नहीं हो सकता। माफ करें मुझे, और किसी और को जाकर ढूंढे, कहते वो उठकर खड़ा हो गया। रुको, इसके जाने पर मधिया ने इसकी कलाई पकड़ी थी। सफ़ी के दिल की धड़कनें तेज हुई थी। इसे छूने से दिल ने बेचैन करवट ली। इसने पीछे मुड़कर देखा था, इसकी बड़ी बड़ी आंखों में वाज से गुस्सा था। ये लो, जितने चाहिए ले लो, मगर अगली बार मुझसे स्टोन में बात ना कर। इसने बैग में से काफी सारे नोट निकाल कर इसके मुंह पर फेंके थे। मधिया क्यों बात को बेवजह, जस्ट शट अप सबा, तुम्हारी ही वजह बेवजह तरफदारी का नतीजा है, जो ये आज इस तरह मुंह खोलकर मुझे जवाब दे रहा। वो धाड़ी थी। नहीं मिस मतिया, आप गलती पर हैं। मैं आज आपको इसलिए इनकार कर रहा हूँ कि पहले ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता था कि शायद आज या कल आपको खुद अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी का एहसास हो जाए और आप सीरियस हो जाएंगी, मगर नहीं, आपने तो मुझे अपना जर खरीद गुलाम ही समझ। अल्हम्दुलिल्लाह, जीता जागता इज्जत नफ्स रखने वाला इंसान। मिडिल क्लास हूँ, मगर इतना नहीं कि आप जैसों के चंद हराम के पैसों के लिए अपनी इज्जत नफ्स बेच दो। और सिर्फ दोस्ती के मुंह पर चुप था, मगर अब नहीं। इसने दोबारा से वो नोट उठाकर मधिया के मुंह पर मारे और हिकारत भरी नजर डाली थी इस पर, और वहां से जा चुका था। मधिया, मेरी बात तो सुनो, शट अप, लीव मी अलोन। सबा की बात काटती वो तनफुन करती वहां से जा चुके थे। सबा जानती थी कि अब वो इसके रोकने से भी नहीं रुकेगी, इसलिए वो सफ़ी के पीछे चल दी थी। सफ़ी, क्या तरीका था, तुमने वो सब क्यों किया? वो उसके पास बैठते हुए बोली। तुम जानती थी ना सब, फिर मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? काका, कैसा झूठ? मतिया ने हकलाते हुए पूछा था। तुम झूठ बोलती रही कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है, मेरी मासूमियत का फायदा उठाकर मुझसे इसके सारे काम करवाती रही, और मुझे कभी पता न चलता। वो तो शुक्र है कि आज मैं जब तुम दोनों को नोट्स देने आ रहा था तो मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। वो असद में इंटरेस्टेड है तो मुझसे ही झूठ और फरेब क्यों? वो फट चुका था। देखो सफ़ी, वो मैं नहीं, मुझे सिर्फ वजह जाननी, इसके अलावा कुछ नहीं। इसने उंगली उठाकर वार्न किया था। सबा की आंखों में मिर्चें भरने लगी थी। सामने बैठा शख्स उसे जेर करने को तैयार था। सफेद रंग सुर्खी माइल हो गया था। गुस्से से खड़ी नाक पर गुस्से ने डेरा जमाया था। ब्राउन बाल माथे पर बिखरे पड़े थे। वो अजियत में था। तो क्या करती मैं? मेरे पास तुमसे बात करने का कोई बहाना नहीं होता था। जब तुमसे पहली बार मिली थी तब से ही मोहब्बत काबिज हो गई थी मेरे असाब पर। जब भी बात करने की कोशिश करती तुम हाँ या ना में जवाब देते। फिर मैंने नोट किया कि तुम चुपके चुपके मधिया को देखने लगे। बस मुझे बहाना मिल गया तुम तक रसाई हासिल करने का, और इस बहाने तुम मुझसे बात, यानी तुमने मुझे इस्तेमाल किया। इसके लहजे में गहरा दुख शामिल था। प्लीज सफ़ी, मेरी बात को समझो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत। इनफ सबा, अब मजीद एक और लफ्ज नहीं। तो वो सारे गिफ्ट ही मुझे तुम लेकर देती थी और मुझे कहती थी कि वो मधिया। वाह, तुमने तो अच्छा इस्तेमाल कर लिया। मैंने मुझे चारों खाने चत कर दिया। वाह, वो फीकी हंसी हंसा था सबा का आंसू से तर चेहरा देखकर। एक बात पूछूं, क्या मिला ये सब करके? तुमने मेरी नहीं अपनी मोहब्बत का भी मजाक उड़ाया, पर अफसोस तुम खाली हाथ रह के, कहते वो रुका नहीं था। मेरी बात सुनो सफ़ी, प्लीज सफ़ी। इसने इसके कांधे से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया था। डोंट टच मी सफ़ी। इसका बाजू झटक कर उसे दीवार के साथ पिन करते इस पर धाड़ा था कि इसने खौफ से अपनी आंखें बंद की थी। दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। इसके कांपते वजूद पर हकारत करते वो चला गया था, वहां से इसकी मोहब्बत की कर्चियां से दान करके। वो बार बार फोन मिला रही थी, मगर इसका फोन कोई नहीं उठा रहा था। बेल जा रही थी, मगर कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। रात का 1 बज रहा था। उसे परेशानी होने लगी थी। वो बाहर आई थी और सोफे पर फजल अहमद को सोते देखा था। चाचू, 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 उठे, गालिया घर नहीं आई, प्लीज मेरे साथ चले उसे देख। इसने कितनी जोर जोर से झंझोड़ा था, मगर वो टस से मस नहीं होता था। वो जब भी घर आता था तो ऐसे ही सोता था।
फिर लाख उठाने के बावजूद भी नहीं उठता था। हालांकि वो कोई नशा नहीं करता था, मगर फिर भी इसकी नींद किसी नशे से कम नहीं थी, जिसे सोते हुए कोई होश ही नहीं रहता था। क्या करूं, चाचू तो नहीं उठेंगे, आधी रात हो, किसको मदद के लिए कहूं। अकेले भी इस वक्त निकलना ठीक नहीं हुआ, क्या करूं। इसने परेशानी से होंठ दांतों तले कुचलते कहा था। मोहल्ले में भी इस वक्त कौन मेरे साथ चलेगा, चाचू की वजह से सभी तो गायब रहते हैं हमसे। हनान के घर में भी तो किसी का नंबर नहीं है मेरे पास, क्या करूं, कैसे जाऊं। हाँ, कल गालिया ने इसके घर का एड्रेस लिखा था डायरी पर, मैं वो ढूंढती हूँ, शायद नंबर भी हो उस पर। कहते वो दोबारा रूम में गई और बेड साइड ड्रॉर में से जल्दी से डायरी ढूंढ कर निकाली थी। चल मुफातिह, जल्दी से पहुंच, पता नहीं गालिया ठीक तो है, इतनी देर कभी नकाती नहीं है, हो सकता है बड़े लोग हैं, इनके इवेंट ही देर से खत्म होते हैं। शायद हनान ने जिद की और कुछ देर और रुकने की, मगर उसे फोन तो अटेंड करना चाहिए था। इसने खुद कलामी करते हुए जल्दी से चादर ओढ़ी थी और डायरी से एड्रेस वाला सफ़ा फाड़कर हाथ में पकड़ा था और दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। तेजी से गली में गुजरते वो स्टॉप की तरफ आई थी, खौफ उसके चेहरे से आया था, चंद एक आवारा लड़कों और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों के अलावा गली में उसे कुछ भी नजर नहीं आया था। या रब्बी मदद, पढ़ते पढ़ते वो स्टॉप पर आई थी और रिक्शे वाले को एड्रेस पकड़ाकर रिक्शे में बैठे थे। वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला था, बालों को तौलिए से रगड़ते इसने तौलिया सोफे पर फेंका था। जब ही दरवाजे पर दस्तक हुई थी, यस कहते इसने रिमोट हाथ में पकड़ा था। अरबत बेटा, कुछ और तो नहीं चाहिए, मासी ने पूछा था। नहीं मासी, शुक्रिया आपका, कहते इसने दूध का ग्लास उठाकर लबों से लगाया था और खुद बेड पर बैठकर चैनल बदलने लगा था। मशहूर बिजनेसमैन एहसन सफीर की बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दूध पीते पीते उसका ग्लास छलका था, गीला, गला भी सूख कर खुश्क हुआ था। हाथ में पकड़ा रिमोट बेड पर गिरा था। जल्दी से ग्लास टेबल पर रखते इसने एक नहीं, दो नहीं, कितने न्यूज चैनल बदले थे और हर चैनल पर यही खबर चल रही थी। इसने मोबाइल पकड़कर एहसन को कॉल की थी, मगर कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। इसने अब की बार लैंडलाइन पर कॉल की थी, किसी नौकर ने उठाई थी और खबर की तस्दीक की थी। इसकी आंख के कोने पर आंसू आकर ठहरा था। इसने कांपते हाथों से नंबर डायल किया। आई शैल पिक अप द कॉल, डैम इट। कई बार कॉल रिसीव करने पर भी जब इसने कॉल नहीं उठाई तो वो गुस्से से दहाड़ा था और जल्दी से कपड़े बदलकर गाड़ी की चाबी उठा घर से निकला था। ड्राइविंग के दौरान भी इसकी आंखों के सामने बार बार हानिया का चेहरा आता रहा था। कभी इसने उसे अशल से कम समझा था, हमेशा बहनों वाला प्यार दिया, हमेशा इज्जत की, बल्कि सफीर हाउस तो इसका सेकंड होम था। फिर अचानक आने की मौत, कौन कर सकता था इसका कत्ल। अनगिनत सवाल थे और हैरत ही हैरत, जिसे जो सुना जो देखा वो हकीकत ना हो। दिल ऐसी हकीकत को मान ही नहीं रहा था। दादा देखो पापा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाकर कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस वहां खुद को साफ करने गई थी। मुझे छोड़ दो, मेरे बाबा और बहन परेशान हो रहे होंगे, प्लीज, इसने धुंधलाई आंखों से हाथ जोड़ते हुए कहा था। क्योंकि चश्मा न होने की वजह से उसे कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, मगर फिर भी वो हाथ जोड़े अपने लिए मदद मांग रही थी। देख लड़की, सारे सबूत तेरे खिलाफ है, अब तो एफआईआर भी कर चुकी है, अब फायदा नहीं, इकबाल ही जुर्म कर ले, वरना तेरी गर्दन को फांसी के फंदे पर लटकने से कोई नहीं रोक सकता। सामने बैठे हवलदार ने कदम कदम चलते इसके पीछे खड़े होते इसकी गर्दन की पिछली साइड पर खबासत से हाथ फेरते कहा था। इसकी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी अनजाने ख्वाब से। वजूद एक बार फिर से कांप उठा था। वो बच्ची नहीं थी जो हाविज ज़्यादा लम्स न पहचानती। दिमाग में दूर कहीं बहुत कुछ गलत होने की घंटी बज रही थी। नाना नहीं, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। इसने हवालदार का हाथ झटकते भागने की कोशिश की थी। तभी इंस्पेक्टर ने पीछे से उसकी चुटिया पकड़कर उसे खींचा था और उसे जमीन पर धकेला था, जिससे सर से खून निकलने लगा था। बस बहुत हुआ बीबी, जब तक तुम ताउन नहीं करोगी खुद भी अजियत में रहोगी और हमें भी परेशान करोगी। अपनी सजा में कमी चाहती हो तो कुछ तो देना होगा, वरना खैर सोच लो तुम, तब तक मैं मीडिया वालों को संभाल लूंगा। खबासत और वहशीपन से कहता इंस्पेक्टर उसे छोड़कर वहां से चला गया था। वो दीवार के साथ लगती अपनी ऊपरी शर्ट में खुद को छुपाती हिचकियों से रोने लगी थी। वो गहरी नींद सो रहा था जब दोबारा से मोबाइल पर बेल हुई थी। मुसलसल होती बेल से इसने मुदी मुदी आंखों से मोबाइल पकड़ा था। नॉट अगेन, मोबाइल स्क्रीन पर अरबत का नंबर जगमगाते देखते कहा था इसने, और फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। दोबारा से सो गया था। इसने दोबारा से नंबर डायल किया था, मगर इस बार फोन बन जा रहा था। अशल सफीर, इसने गुस्से से इसका नाम दांतों तले कुचकिचाया था और गुस्से से मोबाइल डैशबोर्ड पर मारा था कि इसी वक्त एक जोरदार आवाज आई थी और इसकी गाड़ी का शीशा बुरी तरह से चटका था। इसने हड़बड़ाती हुई गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। गाड़ी के टायर पूरी तरह से चरचर आए थे। फिर मोबाइल की तरफ देखा था, मोबाइल सही सलामत डैशबोर्ड पर पड़ा था। तो फिर गाड़ी का शीशा कैसे टूटा? इसने बाहर निकल कर देखा था, कोई लड़की भागती हुई इससे बुरी तरह टकराई थी। उसे पहले कि वो उसको गिरने से बचा था, वो खुद भी इसकी चादर में उलझ कर नीचे गिरा था और चूंकि इसकी चादर अब अरबत के जूतों में फंसी थी तो वो भी घूमकर इसके ऊपर गिरी थी। अब सिचुएशन ये थी कि वो औंधे मुंह इसके सीने पर गिरी थी और अरबत का हाथ इसकी कमर पर था।
कुत्ता कुत्ता। वो लंबे लंबे सांस लेती पसीने से तर चेहरे के साथ जेरे लब कह रही थी। वॉट? वो इतनी जोर से दौड़ा था कि इसकी कुत्ता की गर्दान सुनकर इसने बेसाख्ता इसके लबों पर हाथ रख दिया। अरबत के बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे, लबों पर नाजुक मखरूती उंगलियों का लम्स। इसमें हलचल मचा गया था। इसने इसकी आंखों में देखा था, जिनमें खौफ ही खौफ था। इसकी लरसती सांसें इसके चेहरे पर इत्याश पैदा कर रही थी। हर हल्के ग्रे कलर की आंखें जब काली आंखों से टकराई थी तो अरबत का लम्हा वहीं थम सा गया था। इस लम्हे की सोचने समझने की सलाहियत जैसे सल्ब हो कर ली थी। इससे पहले वो आंखों से आगे बढ़ता किसी और नक्श को देखता। इसने थोड़ा सा ऊपर खिसक कर इसके कान के पास लब किए थे। प्लीज आहिस्ता बोलो मामा, मैंने मुफाता असगर हूँ और यहाँ दो बहुत खूंखार कुत्ते हैं, जर्मन शेफर्ड, जो मेरे पीछे लग गए हैं। प्लीज मुझे और खुद को बचा लो। अब की बार कहते आंसू इसकी आंख से गिरकर अरबत की कान की लौ पर गिरा। इसका खौफ, इसका कांपना, इसकी सरगोशी अरबत को चारों शाने चित कर गई थी। और अगर मैं अपने आप को बचाकर यहाँ से भाग जाऊं, तुम्हें यहीं छोड़ दूं फिर? इसने इसकी कमर को जकड़े करवट ली थी, जिससे वो नीचे आ गई थी और वो खुद इसके ऊपर आ गया था। जाने की उसकी आंखों में मजीद ख्वाब देखने की ख्वाहिश जागी। इसमें इसका घबराया घबराया खौफजदा वजूद उसे क्यों असीर कर रहा था। तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज बहुत करीब से आई थी उसे, और एक लम्हा जाया कि बगैर इसने इसकी गर्दन गिरेबान को पकड़कर थोड़ा ऊपर उठकर इसकी गर्दन में मुंह छुपाया था। वो इन नाजुक हाथों की एक एक गुस्ताखी नोट कर रहा था, कभी अपने लबों पर इनकी बंदिश और कभी इनकी गर्दन पर हंसा। इस सारे वक्त में इसकी सांसों का शोर उसे अपने दिल की धड़कन के साथ रक्स करता हुआ महसूस हुआ था। बोलो, अगर छोड़ जाऊं तो फिर? तो मुझे पता है आप इंसान होकर कुत्ते नहीं हो सकते, इसने आंसू भरी आंखों से इसकी तरफ देखते कहा था। वॉट? वो झटके से उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए उठा था। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें मैं कुत्ता किधर से लगता हूँ? इसके डांटने से वो दो कदम पीछे और फिर जैसे हो हवा इसमें आई थी। क्या वो किसी अजनबी के साथ इतना क्लोज होकर गई? कैसे? नहीं नहीं, वो ऐसे कैसे कर सकती? वो रिक्शे से उतरी थी, रिक्शे वाले ने उसे कहा था कि थोड़ा आगे जाकर जो सामने पड़ा सब अगला है, उसे इसी में जाना है। फिर वो चंद कदम आगे आई तो दो खूंखार कुत्ते इस पर भौंकने लगे थे और इसने उन्हें उठाकर एक बड़ा सा पत्थर भी मारा था, मगर इनके कुत्तों की आवाज़ें उसे अपने बहुत करीब महसूस हो रही। और फिर वो किसी से टकराई थी और मेरी गाड़ी का शीशा भी यकीनन तुमने तोड़ा होगा। तुम्हें पता है कितनी महंगी गाड़ी? अभी वो बोल ही रहा था कि नफी में गर्दन हिलाती अपनी चादर नीचे से उठाती खुद पर लपेटी 200 की स्पीड से भागी थी, और भागते हुए यही सोच रही थी कि वो क्यों कुत्तों से इतना डरती है कि किसी के भी गले लग जाती है खौफ से। उसे याद आया था एक मर्तबा बाजार में शॉपिंग करते हुए भी इसी तरह वो कुत्ते के भौंकने से डरकर पास खड़े बूढ़े अंकल का कंधा मजबूती से पकड़ चुकी थी, जबकि गालिया दुकान से बाहर आ रही थी। फिर इसने उसे सुनाई थी कि वो इसने वादा किया था कि वो कुत्तों से नहीं डरेगी, मगर आज फिर वही सब। अल्लाह जी, ये बात गालिया को ना पता चले। अगर उसे पता चल गया तो मेरी बेइज्जती पक्की है। प्लीज प्लीज। भागते हुए वो दुआ कर रहे थे और बंगले के अंदर चले गए थे। ओए रुको, मेरी बात तो सुनो। अरबत ने आवाजें दी थी मगर वो बंगले में गुम हो गई थी। ये तो अर्शल के घर गई, मगर वहां इसका क्या काम हो सकता है? हानि आपी की कोई जानने वाली होगी, मगर कुत्तों से डर अजीब, वो भी इतना कि किसी की भी बाहों में आ जाना अजीब। चलो अंदर चलकर ही मुलाकात होगी। कहते वो गाड़ी में बैठा था और गाड़ी सफीर हाउस में दाखिल हुई थी। क्या मुसीबत पड़ गई? क्यों कॉल कर रहे हो? बार बार मना किया था ना, मुझसे कांटेक्ट मत करना। अगले कुछ दिन इसने धारते हुए कहा था। सर वो पैसों का मुतालबा कर रहा है और उसकी बीवी और बच्चे इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। और शट अप वासिफ, एक बेसरर सा वेटर वेटर तुमसे हैंडल नहीं हो रहा तो फिर तुम पर दफा करो सर, बोलो कुछ दिन बाद आए। और अगर फिर भी नहीं मानता तो उसे अंडरग्राउंड कर दो, बल्कि उसे बंद कर दो कुछ दिन, और फिर उसकी बीवी बच्चों को किसी बैरून मुल्क भेज देना। इस केस से जुड़ा कोई भी शख्स मुझे इस मुल्क में जिंदा नजर नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो? इसने शुरू में धारते हुए और आखिर में समझाने वाला अंदाज अपनाते कहा था। मगर सर, मैं जो तो कह रहा हूँ तुमने सुना नहीं वासिफ? इस बार इसकी बात काटते इसका लहजा वार्निंग वाला था। जी सर, मैं समझ गया, इसने फौरन से कहा था। गुड, वेरी गुड। अब कुछ दिन मुझे तुम्हारी तरफ से कोई कॉल नहीं मिलनी चाहिए अब, और बाकी किस किस के साथ क्या करना है क्या नहीं वो तुम समझ गए हो। बाय। कहते इसने कॉल डिस्कनेक्ट की थी और चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आई थी। बेचारी कालिया, ओप्स, नहीं, कालिया नहीं, द ग्रेट गिटार गिटारिस्ट, द ऑनर एबल गिटारिस्ट कालिया फजल। सुना है गिटार की धुनें इसकी उंगलियों के मोहताज है, मगर वो क्या है ना, इसकी जिंदगी तो मेरी एक नज़र की मोहताज हो गई। इसने इतना जोरदार कहका लगाया था कि गाड़ी का पुरसुकून माहौल इसके कहके की गूंज से हौल उठा था,
और وہ इतनी जोर जोर से हंस रहा था कि इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। देखो हानिया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मगर ये करना जरूरी था, बहुत जरूरी। तुम्हें नहीं मारता तो उस खानदान की बर्बादी का आगाज कैसे होता? पहले तुम्हारी सास, फिर ससुर, फिर तुम, और अब आई कि मेरे प्यारे से भांजे, मेरे प्यारे से हन्नान की। अफसोस। इसने जेब में से सिगरेट निकाल कर लबों पर लगाई थी और फिर उसे लाइटर की मदद से सुलगाया था। लाइटर में से शोला निकला था और सिगरेट को जला गया था। जलन तो होती है, जब शोला निकलता है तो सब कुछ जलता है, सब कुछ। और फिर से वो हंसता और हंसता चला गया। जब ही इसके व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, इसने व्हाट्सएप ओपन करके मैसेज देखा था। मुफात असगर, गालिया फजल की कजन सिस्टर, 2 साल की उम्र में माँ बाप चल बसे। फजल अहमद एक जुआरी, 1 लाख का मकरूज, 51 लाख का मकरूज, हर रोज रात किसी न किसी कोठे में पाया जाता है। बेटी बाप का कर्जा उतारने के लिए रात दिन मेहनत करती है, बहन को पढ़ाने के लिए भी बहुत मेहनत करती है, और बाप इसकी मेहनत की कमाई जुए में उड़ा देता है। यहाँ तक कि घर भी गिरवी रखवाया हुआ है, इसके अलावा कोई रिश्तेदार, कोई बैंक बैंक बैलेंस, कोई प्रॉपर्टी नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बेचारी जुआरी बाप की बेटी क्या करेगी? बहन को पढ़ाकर और बाप का कर्जा उतार के। वेल, ऑफिसर को भी तो कुछ चाहिए था खेलने के लिए। गालिया फजल, तुमने तो मेरे एक तीर से 2 निशाने बांधे। केस भी ओवर और इंस्पेक्टर भी खुश। बहुत काम की चीज निकली तुम यार। इसने मोबाइल डैशबोर्ड पर रखते कहका लगाते कहा, पता है तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, बल्कि लास्ट टाइम तक मेरा ऐसा कोई प्लान ही नहीं था, मगर फिर तुम रास्ते में आ गई। मौजूदा वक्त से 5 घंटे पहले। क्या बकवास कर रहे हो? हमने इल्जाम तो अर्शल पर लगाना था, फिर वो क्यों नहीं जा रही इसे बुलाने? इसने ईयरपीस पर दबे गुस्से से हुर्राते हुए कहा था। सर, मैं नहीं जानता, मगर हानिया मैडम किसी भी तरह से अर्शल के रूम में नहीं जा रही। हमें लगता है कि हमारा प्लान फ्लॉप हो गया, बुरी तरह से वासिफ ने कहा था। यू बास्टर्ड, तुम्हें मैंने मुफ्त की रोटियां तोड़ने और बकवास करने के लिए रखा हुआ। आज हर हालत में इस घर में मुझे मातम चाहिए, तुम समझ रहे हो? वो गुस्से से था था। सर, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने खुद हानिया मैडम की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, जिसमें वो उसे कितनी बार कह चुकी हैं कि वो सीधा घर आए, मगर वो नहीं माना। वो थाईलैंड जा रहा है, और फिर हम कैसे सब कुछ इस पर डाल सकते हैं जब वो आया ही नहीं? वासिफ ने कॉल रिकॉर्डिंग की सारी बात बताते कहा था उसे। इसकी बात सुनकर वो बुरी तरह से तिल मिला। इसका दिल चाहा था कि इस घर को, इस घर की खुशियों को अभी जलाकर राख कर दे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। उसे सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना था। उसे इन सबको कतरा कतरा जलाना था। इन सब का सुकून बहुत आराम से, बहुत सुकून से गारत करना था। कतरा कतरा करके इनकी जान लेनी थी, जब भी इसके दिल को ठंडक पहुंचनी थी। वो वासिफ का फोन बंद कर चुका था। अब इसका दिमाग नए सिरे से कोई जाल बुनने लगा था, और फिर इसकी नजर सामने खड़ी गाली और आहानिया, जो बहुत हंस हंस कर एक दूसरे से बात कर रही थी। इसने जूस का घूंट घूंट भरना शुरू किया था, सब्ज आंखों से। इन दोनों को घूरते इसने उंगली से कनपटी सहलाई थी। 2 कदम आगे चला था, फिर अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। फिर से गालिया को दूर से ऊपर से लेकर नीचे तक देखा था, गहरी नजरों से, मगर इन नजरों में हवस नहीं थी। वो इस लड़की के चेहरे को खोज रहा था। इसने फिर से कनपटी मस ली, फिर से गिलास से जूस का घूंट भरा था। कोई देखता तो यकीन से कह सकता था कि इस लड़के को कोई नफ्सियाती मसला है। इसने अपने सर के छोटे छोटे बालों पर पीछे से सामने की तरफ हाथ फेरा था, और हमेशा छोटे बाल रखता था, जैसे सर मुंडवाने के बाद छोटे छोटे बाल आते हैं वैसे। इसने बाकी का आधा गिलास जूस खटाखट अंदर उतारा। इसकी नजरों ने फिर से स्कैन किया गालिया को, और फिर इसने फरीबी सा मुस्कुराते वासिफ को कॉल की थी। 10 मिनट के अंदर अंदर एक ऐसा जहर मेरे हाथ में होना चाहिए जो 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर मारने की सलाहियत रखता हो। इसने गालिया की तरफ देखते हुए कहा था। मगर सर, आप इस जहर का क्या करेंगे? ओ शट अप। 10 मिनट मतलब 10 मिनट, और एक वेटर को तैयार करो जो गवाही दे सके, तुम समझ रहे हो? इसने अपनी तरफ देखती हानिया को सर खम करते मुस्कुराते हुए देखते कहा था। जी सर, हो जाएगा काम, कहते वासिफ ने फोन बंद कर दिया। अगले 10 मिनट में गालिया गिटारिस्ट की परफॉर्मेंस शुरू हो गई, और ठीक 5 मिनट बाद ये परफॉर्मेंस खत्म हो गई, और फिर मेरी परफॉर्मेंस शुरू होगी, और फिर गालिया तुम मेरे हाथों में कठपुतली की तरह नाचोगी। अफसोस, कभी कभी अजनबी लोग भी हमारे कितने काम आ जाते हैं ना। इसके शातिर दिमाग ने उसे दाद दी थी, और वो खुद कलामी करते हानि की तरफ बढ़ गया। ये गिटार प्ले कर लेगी, शक्ल से तो नहीं लगता, इसने हानि से कहा था। किसी को उसकी शक्ल से जज नहीं करती, वो बहुत अच्छा गिटार प्ले करती है, और बहुत सादा दिल है, मासूम और पाक। तुमने देखा इसके चेहरे पर कितना सुकून है और नूर है, मगर इसकी आंखें मुझे बहुत बड़ी थकी हुई लगती हैं। हानि ने उस लहजे में कहा था। हाँ, आंखें थकी हुई है, तभी तो 440 नंबर का चश्मा लगाया है। इसने कहका लगाया था। बुरी बात है, किसी का मजाक नहीं उड़ाता। वो बहुत परेशान है, तुम्हें पता है इसके फादर जुआ ऑफ यार। सारे जहान का दर्द हमारे सीने में आपका वही सांप है। मुझे नहीं सुनना किसी का मुसीबतनामा। इसने बुरी तरह हानिया की बात काटी थी, और वो बदले में उसे आंखें निकाल कर घूरने लगी थी।
तभी गालिया की परफॉर्मेंस शुरू हुई थी। जो जहां था वहीं रुक गया था और फिर एक सहर सा इसकी धुनों ने हर तरफ छोड़ दिया था। कुछ मिनटों बाद परफॉर्मेंस खत्म हुई थी। हानिया के साथ खड़े इसने भी दाद देते तालियां बजाई थी। वैसे हानि जो पाक और मासूम लोग होते हैं वो बेवजह ही मारे जाते हैं, किसी का क्या किसी को भुगतना पड़ता है। गालिया को स्टेज से उतरते देखकर इसने कहा था, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ मगर पाक और मासूम लोग अल्लाह के खास लोग होते हैं। उन्हें आजमाया जाता है आजमाइश की भट्टी से निकलकर सोना बनने तक। हानि ने मुस्कुराते हुए कहा था, वैसे आई थिंक शी इज बेस्ट फॉर अशल। तुम क्या कहते हो? मुझे आज इन दोनों को मिलवाना था। शायद अशल को वो पसंद आ जाती मगर अशल आया ही नहीं। कहते वो अफसरदा हुई थी और गालिया की तरफ बढ़ गई थी, जबकि वो मुठियां भींच कर रह गया था। अशल का नाम सुनकर इसका दिल किया था कि गालिया को गोली मारते, मगर फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते इसने मोबाइल पर आने वाली वासिफ की कॉल अटेंड की थी। सर, काम हो गया है, यकीनन आपने वो जहर में सानिया को देना है। तो सामने गार्डन एरिया के फ्रंट पर जो वेटर खड़ा है वो आपका काम कर देगा। आप मुझे ये बताएं कि उसे किस टाइम पे जूस पिलाना है? वासिफ ने पूछा था। सबसे पहले उसे वो जो गिटार आर्टिस्ट लड़की है इससे टकराना है और ध्यान रहे इस पॉइजन जूस के कुछ कतरे इस लड़की के कपड़ों पर गिरने चाहिए। इसके बाद मैं हानि के पास खड़ा होगा। उसे 2 जूस के गिलास लाने हैं हमारे पास, राइट? और तुम्हें पता है मुझे मैंगो पसंद है और हानि को स्ट्रॉबेरी, राइट? इसके बाद उसे गवाही देनी है कि इसने इस लड़की को हानिया को जूस पिलाते देखा था। बस इसने इधर उधर देखते सारा प्लान वासिफ को समझाया था। ओ गॉड सर, आपका दिमाग दांत देनी पड़ेगी। मतलब ऐसे ही तो नहीं मैं आपके दिमाग को शैतानी दिमाग, और तुम्हें मैंने ऐसे ही मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा हुआ है। बकवास बंद करो, अपनी जितना कहा इस पर अमल करो। कहते इसने फोन बंद किया और हानिया को अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो गालिया से बातें करने के बाद इसकी तरफ बढ़ी थी और इसके जाते ही वेटर गालिया से टकराया था। यार जल्दी से मेरे साथ जूस पियो फिर मुझे निकलना है, इसने हानिया से कहा था और वेटर को अपनी तरफ आने का इशारा किया था। तुम केक कट होने से पहले नहीं जा सकते। अशल भी नहीं है, तुम भी चले जाओगे, हनान का पता है ना तुम्हें? हानि ने जूस का गिलास उठाते घूंट भरते कहा था। इसने भी जूस का गिलास उठाया था और घूंट भरने लगा था। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसे मना लूंगा, इसने मुस्कुराते हुए कहा था। मगर मैं तुमसे नाराज हूँ कि इसने थोड़ा सा जूस छोड़ दिया था और टेबल पर गिलास रख दिया था। उसे इस जूस का जायका थोड़ा अजीब लगा था। वेल, तुम्हें मुझसे नाराज होना भी चाहिए, मैंने काम ही ऐसा किया है। खैर, मैं तुम्हें जहन्नुम में जाकर मना लूंगा, अब अगली बार हम वहीं तो मिलेंगे, इसने संजीदा अंदाज में कहा था। बको मत, खैर से जाओ और खैर से आओ। सफर पर जाने से पहले ऐसी ऑलफुल बातें नहीं करते, इसने खांसते हुए कहा था। इसको अंदाजा हो गया था कि जहर अपना काम दिखाने लगा है। अच्छा हानि, वो देखो शायद हमारी गिटारिस्ट को सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहे। इसके कपड़ों पर जूस गिर गया है किसी वेटर से, उसे अपने रूम में ले जाओ और वॉशरूम यूज करवा दो, फिर मिलते हैं। इसने पीछे की तरफ आने की तवज्जो दिलाई थी और फिर इसके पीछे मुड़ते ही वो भी साइड पर हो गया और फिर तब तक देखता रहा जब तक हानिया और गालिया अंदर नहीं चले। आई एम सॉरी हानिया, सी यू इन हेल। वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। तो मेरे प्यारे से रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।